कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। एक बार फिर हमने पिछले एपिसोड में कुमकुम धर जी से बात हम लोगों की हुई थी और कुमकुम जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था और फिर कह रहे हैं अब की बार जो हमने आपको आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, एक बिल्कुल अलग बात थी। पहले पिछली बार कुमकुम जी आपसे सामान्य बातें हो रही थी जी। मेरा निश्चित मत है कि कथक एक नृत्य की विधा ही नहीं, एक हमारी संस्कृति का और उत्तर भारत की एक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चों की इच्छा रहती है कि वो कथक सीखें, में महारत हासिल करें। कथक के इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर हैं और आपको यहाँ के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भातखंडे कॉलेज में आप कथक की प्रोफेसर रही हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये और आपने सैकड़ों हजारों बच्चों को सिखाया है। मैं ये आप पूरे इस कथक को बच्चों के लिए और अपने लिए किस तरह लेती हैं, आइए पहले बच्चों की बात करें। हाँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप कथक में अनुशासन देखती हैं, ईश्वर को देखती हैं, क्या आपके पीछे क्या अंतः प्रेरणा क्या है जिसने आपको इतना शक्तिशाली बनाया कि आप जो काम आदमी नहीं कर पाता उसके लिए आपने घंटों लगातार मेहनत करती गई तो ये मुकाम हासिल किया। इस पूरे गुजरे हुए एक दौर को एक आप पीछे मुड़ के देखें और फिर हम तो शेयर करेंगे आपके अंदर। हाँ, तो अभी आपने मुझसे पूछा, मैं एक जनरल किसी भी कला रूप की बात करती हूँ। हाँ, वो केवल नृत्य ही ना है, संगीत है, काव्य है, चित्रकला है, ललित कला है। तो आपने सबसे पहले पूछा कि बच्चों के संदर्भ में कैसे उसको। हाँ, तो क्या है कि कोई भी कला क्या देती है आपको। मुझे क्या, सारी दुनिया को यही लगता है कि एक तो सारे अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी एक कला में जानकार हो, ना उसमें प्रवीण हो, लेकिन उसको जाने। तो जो कलाएं क्या, एक तो वो बहुत आत्मविश्वास देती हैं, आत्मबल देती हैं, वो व्यक्तित्व को वाकई उसको निखारती हैं अपने आप को। क्योंकि जो जैसे आप एक परफॉर्मिंग स्टेज पर आप कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं जी एट अ यंग एज, बिल्कुल एकदम। और आपको विश्वास, मतलब देखिए आमतौर से तो मंच पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो जो अपना तैयारी होके आके करते हैं, आत्मविश्वास से भरते हैं। और मुझे एक बहुत ही जो मेरा अनुभव कहता है वो कहता है कि बहुत रचनात्मकता मिलती है अगर कोई भी कला सीखे। तो क्या होता है कि जो दूसरे डिस्ट्रक्टिव किस्म के जो एक ऑप्शंस होते हैं वो आदमी उसमें नहीं जाता है। और टीन एज में खासतौर से डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा मेरी होते हैं। अपनी जो शिष्याएं इतनी सीखे, मैंने एक के साथ भी ये नहीं देखा कि कोई लड़की मानसिक रूप से परेशान हो गई या उसने कुछ ऐसे व्यवहार किए जो कि उचित ना होते। डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक फोकस्ड अपना स्कूल कॉलेज जाना, अपना ये करना और उसमें खुश रहना। वो जो पीयर ग्रुप उनको इतना सशक्त कर देता है, उनको इतनी खुशी देता है, वो पूरा, तो मुझे ये लगता है। वैसे भी तो इन जनरल आपका परसेप्शन ये है कि जो बच्चे आर्टिस्ट होते हैं या आर्टिस्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं
उनका वो ट्रेनिंग एक विधा की नहीं, पूरे जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। तो बिल्कुल, और अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है जीवन में। अनुशासन जैसे मैं वैसे बिल्कुल अनुशासित नहीं हूँ खुद, मैं कुछ भी खा लेती हूँ और कुछ भी मैं कर लेती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं, लेकिन अगर मुझे कार्यक्रम करना है मुझे कुछ अनुशासित होना पड़ता है। मतलब समय पे उठे, वॉक करना है, रियाज करना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा कंट्रोल करके खाना है, ये चीज़ें आपको एक नियमित, एक निश्चित समय पे काम अपना करना है। यही बहुत बड़ा आपको, तो ये पूरा आपके जीवन में लागू, और मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत देता है आपको। बहुत संगीत के लिए मानते हैं कि साहब संगीत वैसे ही बहुत रिलैक्सिंग होता है। उससे क्या होता है, मैं तो समझती हूँ, बात तो आजकल बहुत सारी थेरेपीज की होती है। संगीत, म्यूजिक थेरेपी ऐसी है, और नृत्य करो तो ऐसी थेरेपी, पर कुल मिला के ये है, ये आपको एक निर्मल आनंद प्रदान करता है, जिसे कहा गया है कि ये आनंद इतना शुद्ध और अच्छा है कि ये ब्रह्मानंद के समान है, इसीलिए इसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। इतना कि आप उसमें लीन होते हैं। तो लीन कैसे होते हैं, ये कंसंट्रेशन है। आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप डांस ही कर रहे हैं, उसी एक समय में आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पूरा मन और प्राण से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एक योग की तरह है, एक इतनी बढ़िया। आपको म्यूजिक भी देखना है, आपको स्टेज भी देखना है, आपको घुंघरू भी देखना है, आपको लाइट भी देखनी है, आपको दर्शक भी देखने हैं, इतने चीज आप अपने मन और प्राण का एक कंसंट्रेशन लगाते हैं, तो वो आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। वो आपको एक निर्मल, बड़ा सुखद आनंद देता है। तो अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, आध्यात्म की बात। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो जितनी भी कलाएं हैं वो आध्यात्म से ही मानी जाती हैं, और नृत्य की जहाँ तक सवाल है, सारे ही शास्त्रीय नृत्य मंदिरों से निकले बताए जाते हैं। ये इसका तो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ईश्वर की कथाओं के कहते हुए, उनकी पौराणिक राम कृष्ण शिव की आप कथाएं, ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले मंदिरों में कथावाचक होते थे, कथक के लिए विशेष रूप से संदर्भ में कथावाचक होते थे, जो कि कथाएं कहते थे, और कथाएं कहने में वो अपने साथ वो न केवल मनोरंजन करते थे लोगों का, मगर वो नैतिक शिक्षा भी देते थे। फिर उन्होंने संगीत डाला, थोड़ा जेस्चर डाला, थोड़ा ऐसे धीरे धीरे रिफाइन होते हुए इवॉल्व हो गया, और वो एक शास्त्रीय कला। ये अन्य विधाओं पे भी अब जो एक बहुत बड़ा भूभाग है हमारे उत्तर भारत का, उसमें पूरे में कथक ही है, पूरा थोड़े थोड़े रीजनल डिफरेंसेस के साथ कथक है। तो कथक का तो पूरा कथावाचन से ही निकला है, ये माना जाता है सब मंदिरों में। आज भी कथक का जो मेन कथ्य है वो पौराणिक कथाएं हैं। आप कृष्ण कथा के बिना तो कथक है नहीं, कथक है बस, ये बिल्कुल आपको ये मालूम बिल्कुल। तो हालांकि आजकल उसके कंटेंट बहुत से समसामयिक भी बहुत से हो गए हैं, और वो कुल मिला के सारी कलाओं की तरह अपने को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। पर वो एक और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उपलब्धि का एहसास देता है, उन्हें आत्मबल देता है, उन्हें रचनात्मकता देता है, उन्हें अनुशासन देता है, उन्हें व्यक्तित्व का विकास देता है। कलाकार को भी वो बहुत सुख देता है। मतलब कैसे बताएं, यानी कि करते करते और इस पूरी मन और प्राण से इच्छा करते हुए कि हमारा कार्यक्रम ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी एक जगह कंसंट्रेशन करते हुए आपको वाकई में बिल्कुल ईश्वर के निकट ले ही जाता है। हाँ, मेरा अनुभव है कि मुझे लगता है कि ये बिना ईश्वर से तादाद में स्थापित किए बगैर एक जो कमाल की परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकते। देखिए ये अनुभव क्या कहता है, ऑल द अदर थिंग्स बीइंग सेम, मैंने सब कुछ वही है, वही म्यूजिशियन है, वही कथ्य है, वही ऑडियंस है, वही हॉल है, पर प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ। अब वही सब होते हुए एक प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, अद्भुत। तो क्या है वो? ईश्वर है। हाँ। ईश्वर का तत्व है। इसीलिए हम कलाकार, और विशेष रूप से मैं बहुत ये बात मानती हूँ कि ये ईश्वर की दया होगी तो ये चीज़ अच्छी होगी, और बिल्कुल 100%। इसीलिए आस्थावान भी होते हैं कलाकार। तो ये बहुत चीजें देता है। आज जो आपने लर्निंग्स आप जो बता रही हैं जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छे कलाकार हैं उनकी पूरी जिंदगी एक अलग लय में चलती। बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिकता दूसरी हो जाती ना। कई दफा मुझे घर वाले ताने भी देते थे, अब तुम्हारी प्रायोरिटी तो पता है कि क्या है। तो वाकई में कि सब चीजें हैं जीवन में, लेकिन प्रायोरिटी वही है एकदम।
तो वो होना शायद ज़रूरी होता है। बड़े कलाकारों, बहुत बड़े कलाकार हैं देश में और दुनिया में, मेरे ख्याल से उनकी भी प्रायोरिटीज ऐसे ही तय होती होंगी। 1990 एक समय था, चूंकि आप इकोनॉमिक्स की हैं और कथक के भी, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका बड़ा माकूल जवाब जरूर देंगे। 1990 में एक बार ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें सब मार्केट इकोनॉमी हो गई, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो गई, और इससे शायद कोई भी चीज़ अछूती नहीं रही। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि विवाह, शादी के बंधन, बच्चों से भी रिश्ते, सब मार्केट इकोनॉमी ही कंट्रोल कर रही है शायद, और अब ज़्यादा ही, हाँ ज़्यादा ही, और बढ़ती जा रही थी जी में ये। क्योंकि तो ये जो संस्कृति है और जो संस्कृति की जो ड्राइव है और जो एक कला की और जो पैशनेट परफॉर्मेंसेस थे और जो ईश्वर को डेडिकेटेड परफॉर्मेंसेस थे जी, इन सब में अभी आपने इसका असर आप फील कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं मार्केट? मैं तो ये सत्य है कि कुछ चीज़ें बहुत कमर्शियल, व्यावसायिक होती जा रही है। हाँ, बदल रहा है मामला, बिल्कुल। फिर भी पता नहीं दिल कभी कभी यही कहता है कि अब बाकी सब चीज़ें एक तरफ और एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छी दाद एक तरफ। हाँ। एक मतलब दिल तो यही कहता है अभी भी, चाहे उसके सारे जितने भी। मुझे एक सज्जन से बातचीत करते हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। जी बताएं। उन्होंने कहा देखिए, कमर्शियल मार्केट भी कोई बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अगर आप अच्छे परफॉर्मेंसेस होंगे, सो यू कैन कंट्रोल ए बेटर कमर्शियल मार्केट। खराब परफॉर्मर जो, इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन उनका जो परफॉर्मर्स है उनकी, आई थिंक वो एक तरह की मेरिट है जो कि दबाई नहीं जा सकती, तो है ही, और वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट। हाँ, पर मुझे ये लगता है कि उसमें जो है बाकी पक्ष जो है, टेक्नोलॉजिकल पक्ष या उसका जो फाइनेंशियल पक्ष है, वो कभी कभी ज्यादा हावी होने लगता है, और उसमें लगता है कि जो एक सचमुच कला की आत्मा है वो शायद कुछ कम हो रही है या ऐसा कुछ। जी, आप कथक के भविष्य को कैसे देखती हैं? आप इसलिए कह रहे हैं, आपने एक, आप घराने की यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, नैतिक कह लीजिए, कि ये घराना ऐसे ही शाश्वत चलता रहे, लोग इसमें आते रहें और अनवरत इसमें प्रयास हों, प्रयोग हों, अभिव्यक्तियां हों, नई चीजें आएं, और मार्केट फोर्सेस अगर आ गए हैं तो उनसे बहुत आप बेरुखी नहीं दिखा सकते। नहीं, लोग कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ चलने के बारे में आपने क्या सोचती हैं आपकी? हाँ। कैसे इसका भविष्य कैसे आगे चलेगा? नहीं, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब बड़ा वेस्टर्नाइज्ड होता जा रहा है सब कुछ, जीवन भी, पूरा लाइफस्टाइल भी, और तब हमारे इसका क्या होगा, शास्त्रीय संगीत का या नृत्य का? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आज भी देखें कि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके बच्चे सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, और पूरी निष्ठा और सिंसियरिटी के साथ सीखते हैं। ऐसा ये सारे के सारे कलाकार तो नहीं बन जाते, क्योंकि कुछ तो करियर के दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। हाँ। लेकिन कुछ उसका शौक रखते हैं, और कुछ में ज़्यादातर लोग कलाकार ही बनना चाहते हैं वैसे। लेकिन अब भी ऐसा है, इतने सारे का कुंभ की मार्केट कहाँ है? मैं बताऊं आपको। हाँ, तो मुझे एक समय भातखंडे की व्यवस्थाएं देखने का भी अवसर मिला था जी। मैंने उसमें पहली बात ही करी, मैंने पिछले 20 साल के जितने पास आउट के एड्रेसेस थे जी, ऐसे 5000 लोगों को चिट्ठियां भेजी जी, कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग की थी 6 साल की, 8 साल की, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं, बड़ा एक 20% लोग जो है वो म्यूजिक टीचिंग कर रहे थे। हाँ, परफॉर्मर्स 1% भी नहीं थे, बहुत कम। और लड़कियों ने बहुत दुखी होकर के जवाब दिया कि वो संगीत जो था उसने हमारी इंडिविजुअल जिंदगी में जो सुख दिया है वो अलग बात है। हाँ, लेकिन हम उसका कुछ आगे उपयोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो करियर के ऑप्शंस, देखिए आज भी जब जो कोई बच्चे सीखते हैं 18, 19, 20 साल की उम्र में, वो उनका पीक टाइम होता है। अगर वो म्यूजिक ना सीखें तो वो कुछ और सीख सकते हैं, कुछ बेहतर। ये बिल्कुल सच है कि करियर के ऑप्शंस बहुत कम है। एक ऑप्शन है कि आप कलाकार बने, जिसका कि 1% आपने बताया, वो उससे भी कम। या तो शिक्षक बने, तो उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कुछ केवल ट्यूशंस करते हैं, कुछ कोरियोग्राफर्स बहुत कम करते नहीं हो सकते, क्योंकि नए बच्चों को स्कूलों में आपको हर साल कुछ बहुत प्रिलिमिनरी ज्ञान देके तनख्वाह लेके चले आना। बिल्कुल सही, उसमें सभी प्रकार की विधाओं का मिला के कुछ कर रहे हैं। बहुत कम, जो एक उससे भी कम होंगे जो इवेंट का मैनेज करते होंगे, या सांस्कृतिक पत्रकारिता तो लगभग खत्म ही हो गई है, लेकिन पहले एक ये भी ऑप्शन होता था कि कुछ लोग लिखते थे और अच्छा लिखते थे। तो करियर के ऑप्शंस वाकई बहुत कम है। ऐसी संस्थाएं भी बहुत कम है जहाँ आपको नौकरियां मिल जाएं। ऐसी
यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम है जहाँ म्यूजिक एक विषय है और डांस एक विषय है, बहुत ही कम है, आप देख लीजिए, बहुत ही कम। जी। तो वहाँ पे एक अच्छी मतलब प्रतिष्ठित एक जॉब पाना और नौकरी करना, ये भी एक मुश्किल काम है। तो ये बात सही है कि लोग जो शौक से सीखते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि कोई एजेंट हो, कोई संस्था हो जो आप बता सकें कि आप इस फील्ड में कलाकार हैं, इसको क्या। बहुत से बहुत कलाकार अपना बायोडाटा भेज देता है या मिल लेता है। अब उसमें कुछ लोग एक जबरदस्त लॉबिंग कुछ करते हैं, कर रहे हैं, वो सफल होते हैं, मार्केट इकोनॉमी में ये सब बातें लॉबिंग, और या तो फिर वो उसको चीज़ों को आत्मा से थोड़ा दूर और भव्य ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, भव्य बनाना, प्रॉप्स है, लाइट है, साउंड है, खूब सारे लड़के लड़कियां डांसर्स हैं, तमाम तरह की विधाओं का फ्यूजन है। पर पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे उस एक विशेष विधा की आत्मा कहीं कहीं दब जाती है थोड़ा। जी, ये तो सत्य है बिल्कुल। कुमकुम जी, आज आपसे कथ्य के बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई, बहुत आपकी विचारशीलता जो आपकी है, जो एक्सप्रेस होती है, और आपकी आत्मा कथक में है। और मैं आपको बताऊं कि इस घराने की कथक की आत्मा आप हैं, और सिनोनिमस है, और ये बहुत गुरुतर जिम्मेदारी आपकी। भगवान आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आपको इतनी शक्ति दे कि आप अपने प्रदर्शन और बच्चों को सिखाना और प्रैक्टिस ऐसी करती रहें। आपके आगामी जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप उस उत्तरदायित्व को निभा सकें, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।